अभी सर बट भारत की बातें करनी चाहिए हमें। बताइए। जो मोदी जी की गवर्नमेंट है अभी, हाँ। क्या आपको लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट वो सही इकोनॉमिक पॉलिसीज अप्लाई कर रही है हमारे देश में? एंड ओवरऑल अगले 5 सालों के लिए आप कॉन्फिडेंट हो या आप डरे हुए हो? नहीं, ज़्यादातर मुझे लगता है कि उन्होंने इकोनॉमी के लिए ठीक काम किया है। तो जी। जैसे इकोनॉमी की जो ट्रेजेक्ट्री है, इकोनॉमी की जो दिशा है, वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से ठीक दिशा में जा रही है। इन लोगों ने कुछ जैसे मैंने भी कहा था 2020 में जब पूरा हमारा पेंडेमिक हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये सरकार को ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहिए, इनको ज़्यादा स्टिमुलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करेंगे तो बाद में पछताएंगे। और उन्होंने काफ़ी संभाल के पैसा इस्तेमाल किया। इसकी वजह से जो हमारे अकाउंट्स हैं, फिस्कल अकाउंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, बजट अकाउंट्स हैं, वो अभी काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है। जी। कि सबसे बड़ा जो इनका अचीवमेंट रहा है कि वो इन्फ्लेशन जो है इस कंट्री में, जो हमारी महंगाई है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ी है थोड़ी, पर इतनी नहीं कि जो पिछली सरकार थी उनके टाइम जो हमारी महंगाई थी वो हर साल कोई 10-11% बढ़ रही थी। वो तो बहुत रहता है। और महंगाई एक बात है जो एवरेज लोगों को सबसे ज़्यादा तंग करती है। आज भी महंगाई बढ़ रही है कोई 4-5% हर साल, थोड़ा ज़्यादा है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादातर अगर मैं सरकार की जो पॉलिसीज़ देखूं वो ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारा स्टॉक मार्केट है और कंपनीज़ हैं इंडिया में, उनकी अर्निंग्स भी ठीक हैं। तो इस बात से मैं खुश हूँ। पर मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है 10 साल हो गए हैं इनको। अब मुझे ये मालूम नहीं कि इनमें कितनी क्षमता है, कितनी एनर्जी है कि अब तक ये कुछ नया और करें, क्योंकि हर देश को कुछ करना पड़ता है। हम कभी अपनी जो पास्ट सक्सेस पे वो लेके नहीं बैठ सकते। तो मुझे लगता है कि उसमें कितनी क्षमता है, कितनी एनर्जी है, उस बात को लेके मुझे थोड़ी सी चिंता है। पर अभी तक जनरली जो इस देश की इकोनॉमिक स्थिति है, आज से इज ब्रॉडली गुड। ओके। संजीव सन्याल सर आए हैं जो इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। वो भी ये कहते हैं कि जैसे अर्ली 90s में लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुई थी, फिर उसके बलबूते पर हम आगे बढ़े, फिर और चेंजेस आए मिड 2000s में मेरे ख्याल से, उसके बलबूते पर आगे बढ़े, बट इट्स द टाइम फॉर न्यू इकोनॉमिक चेंजेस फॉर इंडिया। करेक्ट? आप एक कॉलेज स्टूडेंट को समझा सकते हो कि आने वाले 10-15 सालों में भारत को क्या करना चाहिए इस पूरे वर्ल्ड के सिनारियो को ध्यान में रख के? तो अगर आप देखें कि हमें क्या करना चाहिए, पहली बात तो मैंने एक चीज़ सीख रखी है, और इसलिए मुझे कभी सरकार में काम करने से कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। कि आप कुछ भी बोलो, आपकी बात कोई सुनता तो है नहीं। तो मैं कुछ बोल भी दूं तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। पर खैर, आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो जैसे अगर देखें कि इस देश में जो ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल बात है, क्योंकि अगर कोई नया बिजनेस स्थापित करना चाहे, उस टाइम भी अगर देखें तो बहुत सारी परेशानी रहती हैं। आपको बहुत सारे परमिशन की ज़रूरत है, या इस अप्रूवल की ज़रूरत है, या और वहाँ पर भी जो ब्यूरोक्रेसी है उससे डील करने में काफ़ी परेशानी रहती है एवरेज आदमी को। मतलब एक देश अमीर होता है उस देश के बिजनेसेस की वजह से। हाँ, करेक्ट? बिल्कुल। इन अ वे। एंड आप कह रहे हो कि ये जो ईज ऑफ बिजनेस शब्द है, हाँ, ये भारत में ईज ऑफ बिजनेस ठीक ठाक नहीं है, हाँ, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हाँ, अभी भी काफ़ी मुश्किल है। अब कोई इंडेक्स है, कुछ बताता है, वो कुछ भी बताए। मैं तो बात करता हूँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से, बहुत सारे जो लोग बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो वो सब बोलते हैं कि अभी भी ग्राउंड रियलिटी पे बिजनेस सेटअप करना, कितने पैसे देने पड़ते हैं आपको कुछ काम कराने के लिए, वो सब में काफ़ी परेशानी है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि जो सरकार है, एक तरफ जो हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो बुलाते हैं, कि आपने जो है इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, उस सबको काफ़ी अच्छी सिचुएशन में रखा है, तो वो है मैक्रो जैसे कहलाते हैं। पर जो माइक्रो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जब जो लोगों को काम करना पड़ता है, बिजनेस करनी पड़ती है, वहाँ पर वो सब करना अभी तक काफ़ी मुश्किल है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि क्या करें हम कि
वहाँ पर जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो। और दूसरी बात है कि जैसे अब चाइना कभी देखिए, जब चाइना की इकॉनमी अच्छी कर रही थी, अभी तो खैर चाइना की इकॉनमी काफ़ी मंदी में है, पर जब वो इकॉनमी अच्छी कर रही थी तो वो हर साल कोई 10-11% की ग्रोथ रेट ला रहे थे। जो हमारी ग्रोथ रेट है अभी कोई 6-7% है। जब चाइना बहुत अच्छी कर रही थी तो वो 10-11% टाइप ग्रोथ रेट ला रहे थे। तो क्या किया था चाइना ने, और एक चीज़ चाइना ने की थी कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा आया था हर साल। जैसे इसको हम कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाइना में हर साल जब उसकी इकॉनमी अच्छी कर रही थी वो कोई 3-4% एज ए शेयर ऑफ GDP फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा था। हमारे देश में वो जो नंबर है वो सिर्फ 1% है अभी भी। तो इसमें मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत स्कोप है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। ओके, पता है मुझे डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप 25 सालों के लिए भारत के बाहर रहे हो, वहाँ काम किया है, वहाँ की रियलिटी आप जानते हो। आई एम श्योर आप ये भी जानते हो कि वहाँ के बड़े बड़े कंपनीज क्या कहते हैं FDI के बारे में व्हेन इट कम्स टू इंडिया। मतलब लोग वो डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, भारत में पैसे क्यों नहीं डाल रहे। आपका लॉजिक बेसिकली यही है कि यहाँ ईज ऑफ बिजनेस ठीक ठाक नहीं है। हाँ, अभी तक काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका चाइना में ईज ऑफ बिजनेस ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ अभी इंडिया के मुकाबले है ज़्यादा अच्छा, पर अमेरिका चाइना छोड़िए क्योंकि वो तो ऑलरेडी उभर के आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ दैट। पर आप और देखिए कि जैसे हमारे भी इधर इस इलाके में वियतनाम जैसा देश है, वो उधर भी मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वियतनाम में आ रहा है वो इंडिया से ज़्यादा आ रहा है। उनकी इकॉनमी बहुत काफ़ी छोटी है इंडिया के मुकाबले, पर वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। इंडोनेशिया में भी अगर FDI देखें एज अ शेयर ऑफ देयर इकॉनमी, इन सब कंट्रीज़ में ज़्यादा आ रहा है। तो हमें मतलब अमेरिका और चाइना से इस पे तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये और सब देश कितना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो, कि वो पैसा इधर क्यों नहीं आ रहा। अब हमारे पास थोड़ा पैसा तो आ रहा है, पर हमारे के पास और पैसा आता है, और जब ये और पैसा आएगा तो इसके बैक पे हमें ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे इस कंट्री में। मैन्युफैक्चरिंग है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं, वो और जॉब्स क्रिएट होंगे। अब भारत सरकार का अभी ये फर्ज है कि ईज ऑफ बिजनेस ज्यादा इंप्रूव करे। बिल्कुल ठीक है, हाँ, ओके, एब्सोल्युटली। पर आपने स्टार्ट में ये भी कहा कि शायद सरकार आपकी बातें नहीं सुनती। ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, मैंने पिछले सरकार के बारे में भी बोल रखा है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया उन सालों में मुझे बहुत इंथुजियाज्म रहता था कि मैं जाके पॉलिटिशियन लोगों से मिलूं, बताऊं उनको कि मैं क्या देख रहा हूं दुनिया में, इंडिया में क्या होना चाहिए। और मैंने ये फिर काफ़ी जल्दी एहसास कर लिया कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनको करना है वो करेंगे। मेरा बेटर जॉब रहेगा कि मैं इसके बारे में लिखूं, और जिसको पढ़ना है और जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं पढ़ना नहीं सुने। पर जाके सरकार से डायरेक्टली बोलने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, और अगर आप जाके डायरेक्टली बोलो तो वो चाहते नहीं है कि आप जाके वो पब्लिक में भी बोलो। जी। तो इसलिए मतलब अगर आपको एक लेखक रहना है, न्यूट्रल ऑब्जर्वर रहना है, तो सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए यह रहा है कि आप दूर से बताइए। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मुझे एक बात याद आई थी, और इसके बारे में मैंने लिखा भी था एक बार, कि जो सीताराम केसरी थे ये कांग्रेस लीडर के एक बार अध्यक्ष रहते थे, और इनसे मैंने एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने इनसे एक बार पूछा था कि आप गांधी परिवार के काफ़ी करीब हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, देखिए गांधी परिवार ऐसा है कि आप इनका आनंद दूर से लीजिए, ये सूरज जैसे हैं, ज़्यादा पास जाओगे तो जल के राख हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि जो सरकार के साथ भी मेरा वही नाता है, विच इज़ कि आप दूर रहिए, आप अपना काम करिए, आपको जो लिखना है वो लिखिए, पर ज़्यादा पास जाओगे तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, न्यूट्रलिटी है, उसमें लॉस आएगा। वाह, इसलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ज़रूरी है सर, क्योंकि हमारे देश में और जनरली हमारे डायस्पोरा में, यानी कि बहुत कम इंडियंस है दुनिया भर जो खुल के एकदम न्यूट्रल बातें कर पाए, सच बता पाए। एंड मैं मानता हूँ कि आप सच इसलिए कहते हो क्योंकि आपका जॉब ये डेटा देख के सही इन्वेस्टमेंट्स करना। हाँ, और मेरा कोई मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं सरकार को खुश रखूँ या ऑपोजिशन को खुश रखूँ। तो ये जो बात है, मैं ऑपोजिशन की भी कोई लीडर से कभी नहीं मिलता 1-on-1 बेसिस पे इंडिया में, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करना शुरू करो तो आप जो पब्लिक में न्यूट्रल बात है
वो आप नहीं कह पाओगे।